हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 400 पदों पर भर्ती, 300 कर्मियों को मिलेगा प्रमोशन। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मार्च 2026 तक 400 खाली पदों पर बहाली करेगा। इसके साथ ही बैंक में कार्यरत करीब 300 कर्मियों और पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी जाएगी। वहीं संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी स्थायी किया जाएगा। बैंक की चेयरमैन विभा सिंह ने जानकारी दी कि इस पर बोर्ड से सहमति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में बैंक 90 करोड़ रुपए घाटे में था और सकल एनपीए 52% तक पहुंच गया था। अब स्थिति सुधर चुकी है। सकल एनपीए घटकर 9% और शुद्ध एनपीए 3% पर आ गया है। पहली बार बैंक ने 28 करोड़ रुपए आयकर का भुगतान भी किया है। वर्तमान में झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के 16 लाख खाताधारी हैं और बैंक का कारोबार 4,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। झारखंड के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, दशहरा में पड़ सकता है खलल। इस साल 2 अक्टूबर का दिन बेहद खास है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ दशहरा भी है। इस दिन बापू की याद में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित होते हैं। साथ ही रावण दहन भी इसी दिन होना है। इस बीच मौसम केंद्र से आई खबर ने चिंता बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल के मुताबिक 1 अक्टूबर को दोपहर के बाद से मौसम में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, जबकि 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को राज्य के करीब 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात और 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है। 1 अक्टूबर को आसपास बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक लो प्रेशर बनने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 2 अक्टूबर के आसपास पश्चिम मध्य और निकटवर्ती उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तीव्र होकर डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। फिर ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा और फिर 3 अक्टूबर की सुबह के आसपास दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार करेगा। मौसमी बदलाव की वजह से झारखंड के सभी जिलों में 2 से 3 अक्टूबर के बीच हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इनमें गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की गई है। जबकि 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह जिला में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र रांची ने संबंधित जिलों में 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच येलो अलर्ट जारी किया है। सिमडेगा में नहाने के दौरान शंख नदी में डूबा बच्चा तलाश जारी। शंख नदी छठ घाट में नहाने के दौरान 6 वर्षीय एक बच्चा पानी में डूब गया। स्थानीय स्तर के गोताखोर बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। टीम द्वारा शंख नदी छठ घाट से लेकर दनगदी बोलवा पर्यटन स्थल तक बच्चे को ढूंढा जा रहा है। अब तक ढूंढने में सफलता नहीं मिली है। बच्चे के परिजनों एवं गांव के लोगों ने एनडीआरएफ बुलाने की मांग की। मांग को लेकर सिमडेगा कुरडेग मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया था। इस दौरान उपायुक्त ने परिजनों को समझाया तथा बच्चे के मां, पिताजी एवं परिजनों को इस दुख में ढांढस बंधाया। बच्चे की मां से कहा कि जिला प्रशासन आपके इस दुख की घड़ी में साथ खड़ी है। बच्चे की मां ने उपायुक्त से बच्चे को खोजने की बात कही। उपायुक्त ने लोगों को बताया कि एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम की शाम 6 तक सिमडेगा पहुंचने की उम्मीद है। तत्पश्चात सर्च अभियान चलाया जाएगा। कार्टून कोना, रेंगारी एवं दनगद्दी पर्यटन स्थल के पास जाल लगाया गया है। अविनाश कुमार बने राज्य के नए मुख्य सचिव। सीएम के अपर मुख्य सचिव का भी अतिरिक्त प्रभार। राज्य सरकार ने अविनाश कुमार को नया मुख्य सचिव बनाया है। वे राज्य के 26वें मुख्य सचिव होंगे। इससे पहले पीपी शर्मा 2 बार और सजल चक्रवर्ती 3 बार मुख्य सचिव रहे हैं। वहीं 1993 बैच के अविनाश कुमार कई महत्वपूर्ण पदों पर योगदान दे चुके हैं। कार्मिक विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थापित अजय कुमार सिंह को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ विकास आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गईं। पलामू पुलिस ने शराब तस्करी का किया भंडाफोड़, 2 को किया गिरफ्तार। मनातू थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की। साथ ही मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस को सुबह 8 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि ग्रे रंग की मारुति सुजुकी कार पर अवैध शराब लोड कर ले जाई जा रही है। सूचना पर तुरंत अमल करते हुए थाना प्रभारी निर्मल ओरांव के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने मनातू थाना गेट के सामने बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। सुबह करीब 9:30 बजे उक्त वाहन को देख पुलिस ने रोका। वाहन पर 2 व्यक्ति सवार थे। गाड़ी की तलाशी लेने पर बीच के हिस्से में चादर से ढकी 14 पेटियां बरामद हुई। पकड़े गए व्यक्तियों ने पेटियों में अंडे होने की बात कही। जब पेटियों को खोला गया तो उनमें अंग्रेजी शराब की सीलबंद बोतलें मिली। पकड़े गए आरोपी शराब से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर शराब समेत उक्त वाहन व मोबाइल फोन जब्त कर लिया
गया। गिरफ्तार आरोपियों में दीपक कुमार व जितेंद्र कुमार गुप्ता शामिल हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी टीम में एसआई सुरेंद्र ओरांव, एएसआई सत्येंद्र कुमार व पुलिस जवान शामिल थे। हजारीबाग में खंडित मूर्ति मिलने से अफरा तफरी, सोशल मीडिया पर मचा बवाल। पुलिस ने संभाली स्थिति। हजारीबाग जिले के दारू टाटी झरिया क्षेत्र में अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। सेवाने नदी में एक विशालकाय खंडित मूर्ति का ऊपरी हिस्सा देखने को मिला। देखते ही देखते इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी। कोई इसे बुद्ध की मूर्ति बता रहा था तो कोई भगवान शिव की। तरह तरह की चर्चाओं और भ्रांतियों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। इस बीच खबर पाकर फॉलोअप की टीम मौके पर पहुंची। वहां पहले से ही दारू थाना की पुलिस मौजूद थी और लोगों को अफवाह फैलाने से रोकते हुए तफ्तीश में जुटी हुई थी। जांच पड़ताल में जब टीम ने आसपास के मोहल्ले और समिति के सदस्यों से बातचीत की तो पूरा मामला साफ हुआ। पता चला कि दारू ब्लॉक के पास बने दुर्गा पूजा पंडाल के लिए समिति ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का ऑर्डर दिया था। मूर्तिकार को इसे फाइबर से बनाना था, लेकिन उसने जूट और थर्माकोल का इस्तेमाल कर दिया। मूर्ति पंडाल तक पहुंचने के दौरान ही टूट गई। बैठक के बाद समिति और समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि खंडित मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। उसी दौरान हुई तेज बारिश और नदी में बढ़े जलस्तर के कारण यह मूर्ति बहकर करीब 5 किलोमीटर दूर बगोदर मुख्य सड़क के किनारे पुल के नीचे जा अटकी। फिलहाल पुलिस लोगों को शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। झारखंड होमगार्ड के 500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार झारखंड में होमगार्ड की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वे इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन कर सकेंगे। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से होमगार्ड के कुल 510 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है। ग्रामीण होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 7वीं और शहरी होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने 10वीं या इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही सामान्य ओबीसी और बीसी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 162 सेंटीमीटर, एससी एवं एसटी पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 157 सेंटीमीटर, महिला उम्मीदवारों की लंबाई 148 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। सामान्य ओबीसी और बीसी पुरुष उम्मीदवारों के सीने का माप 79 सेंटीमीटर और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के सीने का माप 76 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों का चयन शारीरिक जांच परीक्षा, लिखित परीक्षा और तकनीकी दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। शारीरिक जांच परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट का परीक्षण किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से कक्षा 7वीं और 10वीं पाठ्यक्रम के आधार पर 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त शारीरिक जांच परीक्षा और लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए तकनीकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रांची में अनियंत्रित टैंकर रेलिंग तोड़कर पुल के नीचे खेत में गिरा, मची पेट्रोल की लूट। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर विकास रिंग रोड के करकट्टा में एक पेट्रोल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने रेलिंग को तोड़ते हुए पुल के नीचे खेत में पलट गया। किसी तरह चालक केबिन से सुरक्षित निकला। दुर्घटना की आवाज सुनकर उधर से गुजर रहे यात्री और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते वहां पेट्रोल की लूट मच गई। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने देखा कि टैंकर से पेट्रोल गिर रहा है। इसके बाद सभी डिब्बा बोतल लेकर आए और उसमें पेट्रोल भरने लगे। सूचना जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, देखते ही देखते भारी संख्या में ग्रामीण डिब्बा, बाल्टी, गैलन, जार व अन्य सामान लेकर पेट्रोल लूटने पहुंच गए। पेट्रोल भरने की होड़ मच गई। जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग की टीम को बुलाया। संभावित दुर्घटना को देखते हुए सभी ग्रामीणों को टैंकर से दूर किया। देर शाम तक टैंकर से पेट्रोल गिरता रहा। टैंकर के चालक सुधीर कुमार, गया बिहार निवासी ने बताया कि बंगाल के हल्दिया से टैंकर में रिलायंस का 24,000 लीटर पेट्रोल लेकर रामगढ़ जा रहा था। टैंकर की स्पीड 45-50 किलोमीटर प्रति घंटे थी। रिंग रोड पर अचानक जानवर आ गया, जिसे बचाने के दौरान टैंकर अनियंत्रित हो गया। फिर रेलिंग से टकराने के बाद पुल के नीचे खेत में पलट गया। उसे लगा कि अब नहीं बचेगा, लेकिन किसी तरह केबिन से निकलकर बाहर आया और कंपनी को घटना की जानकारी दी। सुबह 8 बजे टैंकर पलटने के 10 घंटे बाद शाम 6 बजे काफी मशक्कत के बाद 4 हाइड्रा की मदद से टैंकर को बाहर निकाला गया। पुलिस और अग्निशमन की टीम सुबह से ही घटनास्थल पर तैनात रही। जीएसटी घोटाले में ईडी की कार्रवाई।
15 करोड़ 41 लाख रुपए की अचल संपत्तियां जब्त। जीएसटी घोटाले में ईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता और हावड़ा में 15.41 करोड़ रुपए मूल्य की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि कुर्क की गई संपत्तियां बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंडों में से एक अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों की हैं। एजेंसी के अनुसार ईडी ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय DGGI जमशेदपुर द्वारा शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया के नेतृत्व वाले एक आपराधिक गिरोह के खिलाफ दर्ज कई शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी मास्टरमाइंडों ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 135 फर्जी कंपनियों का एक नेटवर्क बनाकर और उसका संचालन करके एक परिष्कृत धोखाधड़ी को अंजाम दिया। सिंडिकेट की कार्यप्रणाली में बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के फर्जी जीएसटी चालान जारी करना शामिल था, जिससे धोखाधड़ी से 734 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC तैयार किया गया और उसे आगे बढ़ाया गया। इस धोखाधड़ी वाले ITC को पुर कमीशन के लिए विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ता संस्थाओं को बेच दिया गया, जिन्होंने इस अवैध क्रेडिट का इस्तेमाल अपनी वैध जीएसटी देनदारियों से बचने के लिए किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। जांच से पता चला है कि सिंडिकेट ने इस आपराधिक गतिविधि से लगभग 67 करोड़ रुपए का कमीशन कमाया, जो अपराध की आय POC का गठन करता है। मुख्य वित्तीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत अमित गुप्ता ने कई अचल संपत्तियों को अर्जित करके इस अवैध आय को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच में यह भी पता चला कि DGGI द्वारा जांच शुरू करने के बाद अमित गुप्ता ने इन संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को हस्तांतरित करके जानबूझकर छिपाने का प्रयास किया। अविनाश कुमार बने झारखंड के मुख्य सचिव। अजय कुमार सिंह को सौंपा गया विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार। 1993 बैच के IAS अविनाश कुमार झारखंड के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। इस जिम्मेदारी के साथ साथ मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के अलावा नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन के मुख्य स्थानिक आयुक्त का भी वे अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे, जबकि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले अविनाश कुमार ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। दरअसल अलका तिवारी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रही थीं। हालांकि 26 सितंबर को ही उनका अंतिम कार्यदिवस समाप्त हो गया था। इस वजह से छुट्टी के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अलका तिवारी के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। वो केंद्र में भी जिम्मेदारी संभाल चुकी थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कुशलता के साथ निभाया है। अलका तिवारी की तारीफ करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए नामित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अविनाश कुमार को मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। इससे पहले उन्होंने सेवानिवृत्त होने पर मुख्य सचिव अलका तिवारी को पुष्पगुच्छ देकर उनके कुशल मंगल की कामना की। साथ ही मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने पर अविनाश कुमार का स्वागत किया। गुजरात में फंसे झारखंड के 13 मजदूर। जेएमएम नेता कुणाल शाळंगी ने कहा कि नहीं दिया जा रहा भोजन और वेतन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड के मटिहाना गांव से गए 13 प्रवासी मजदूर गुजरात के कच्छ जिले में एक निजी कंपनी में काम करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब वे वहां फंसे हुए हैं। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक और जेएमएम नेता कुणाल शाळंगी ने सोशल मीडिया पर मजदूरों की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को वहां ना तो पर्याप्त भोजन मिल रहा है और ना ही उनकी सैलरी दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए श्रमिकों की दयनीय स्थिति की जानकारी साझा की, जिसके बाद ये मामला चर्चा में आ गया। मजदूरों के परिजनों ने भी स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मामला प्रकाश में आने के बाद एक्शन लिया गया है। सोरेन ने जिला प्रशासन और राज्य श्रम विभाग के प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ को उन्हें वापस लाने का निर्देश दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने एक्शन लिया है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि प्रशासन ने मजदूरों से संपर्क किया है और वे फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन जिस कंपनी में वे काम कर रहे हैं वो उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं दे रही है। सरकार ने गुजरात के अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन से बातचीत कर मजदूरों की सुरक्षित वापसी और बकाया सैलरी दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के प्रवासी नियंत्रण प्रकोष्ठ की अधिकारी शिखा लकड़ा ने भी आश्वस्त किया है कि जल्द ही समाधान निकाला जाएगा और मजदूरों को उनके घर वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी। कोयला माफियाओं ने कोल खदान से लेकर कांके रोड तक मचाई है धूम। बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कोयला व्यापार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र की दो बैलों की कथा की तरह रांची में अवैध कोयला व्यापारियों की कथा भी चर्चित हो रही है। कहा कि राजधानी रांची के मोरहाबादी इलाके में होटल के बाहर सड़कों पर अक्सर खड़ी रहने वाली एक BMW कार की लोगों के बीच खूब चर्चा है। चर्चा भी क्यों ना हो, काली कमाई से काले रंग की कार काली आंखों को खूब भाती है। कहा कि होटल के भीतर करोड़ों के टर्नओवर वाले कारोबारी कतार में बैठकर चाय कॉफी पीते रहते हैं। बाहर से देखने पर यह सब किसी कॉर्पोरेट मीटिंग जैसा लगता है, लेकिन हकीकत को जानने वाले कहते हैं कि ये कोयला कारोबार, रैक लोडिंग और रेट फिक्सिंग का असली काला खेल है। कहा कि खेल में खिलाड़ी तो होते ही हैं, लेकिन इस खेल के खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं किशन जी और मनोज साहब। कहा कि एक से भले दो का जीता जागता उदाहरण अब देखने को मिल रहा है। मनोज और किशन की जोड़ी कोयला खदानों से लेकर कांके रोड तक धूम मचाई हुई है। कहा कि एक तरफ जिले जिले में एजेंट तैनात करके करोड़ों की वसूली हो रही है, तो दूसरी ओर एक साहब दिल्ली से लेकर झारखंड तक हर तरह के इंतजाम करने का जिम्मा संभाले हुए हैं। मरांडी ने कहा, मुख्यमंत्री जी समाचार माध्यमों एवं अन्य सूत्रों से गैंग्स ऑफ कोयला चोरों और इनके हिस्सेदार आकाओं के काले कारनामों की जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, वैसे ही आप तक भी इनके कारनामों की जानकारी पहुंच ही रही होगी। कहा, समय भले लगे लेकिन देर सवेर इस महाघोटाले और झारखंड की खनिज संपदा को लुटवाकर अपनी तिजोरी भरने वालों को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जेपीएससी की कार्यशैली से फिर परेशान हो रहे एपीपी के परीक्षार्थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की कार्यशैली से परीक्षार्थी एक बार फिर परेशान हो उठे हैं। सहायक लोक अभियोजक रेगुलर और सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग परीक्षा की संभावित तिथि की घोषणा कर जेपीएससी कान में तेल डालकर सो गया है। जेपीएससी ने अपने वेबसाइट पर सहायक लोक अभियोजक बैकलॉग परीक्षा की संभावित तिथि 4 और 5 अक्टूबर घोषित किया है। इसी तरह जेपीएससी ने सहायक लोक अभियोजक रेगुलर परीक्षा की संभावित तिथि 10-11 अक्टूबर घोषित कर रखा है। लेकिन अब तक जेपीएससी ने परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्रों का ना तो एडमिट कार्ड भेजा है और ना ही परीक्षा केंद्रों की सूचना दी है। यह भी नहीं बता रहा है कि 4 और 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी। अब रांची से बाहर रहने वाले आवेदक परेशान हैं, खासकर दूसरे राज्यों में रहने वाले आवेदक और भी परेशान हैं, क्योंकि परीक्षा की तिथि 4 अक्टूबर है और इसके आने में मात्र 3 दिन का समय है। अगर परीक्षा होगी तो बाहर से आने वाले आवेदकों को टिकट कटाना होगा, नौकरी में है तो छुट्टी लेनी होगी। लेकिन जेपीएससी को आवेदकों की इस परेशानी से कोई मतलब नहीं है। सीएम हेमंत ने कहा, अलका तिवारी अब राज्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी निभाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अलका तिवारी ने कार्यकुशलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आज वो रिटायर कर गईं। अब राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सरकार की सेवा करेगी। इस तरह अब केवल उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होना बाकी है। मालूम हो कि राज्य में नगर निकायों का चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है। हाईकोर्ट लगातार नगर निकायों का चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगा रहा है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद किसी की नियुक्ति करना राज्य सरकार के लिए आवश्यक हो गया था। सरायकेला राजनगर थाना के समीप टैंकर के धक्के से युवक की मौत। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना के समीप मंगलवार की शाम तेज रफ्तार ने डीजल टैंकर ने सड़क पार कर रहे युवक को रौंद दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत युवक थाना क्षेत्र के जामडीही गांव का रहने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक थाना के समीप सड़क पार कर रहा था, तभी जमशेदपुर की ओर से आ रहे डीजल टैंकर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। चालक टैंकर लेकर चाईबासा की ओर भागने लगा। सूचना मिलते ही राजनगर थाना प्रभारी चंचल कुमार ने पीछा कर तिलई के समीप टैंकर को पकड़ लिया। पुलिस वाहन को जब्त कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड में सारंडा पर सियासत तेज। राज्य सरकार पर जमकर बरसे जदयू विधायक सरयू राय। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने सारंडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय मंत्रियों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी सारंडा क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक प्रभाव और वर्तमान स्थिति का आकलन करेगी। इन सब के बीच राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी पर सवाल उठने लगे हैं। जदयू विधायक सरयू राय ने इस निर्णय पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार पर्यावरण और राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए 8 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से पहले निर्णय ले। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि इसके पूर्वगत 29 अप्रैल 2025 को झारखंड सरकार के वन पर्यावरण विभाग के सचिव सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए थे और अभयारण्य घोषित होने में देरी के लिए कोर्ट से क्षमा याचना की थी और कहा था कि झारखंड सरकार 57,519 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करेगी और 13,060 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को ससंगदा बुरू संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करेगी। लेकिन सरकार ने यह वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने जानबूझकर खनन कंपनियों और माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए
पर्यावरण के मानकों की अनदेखी की। एक आयोग की रिपोर्ट में तो यह तक सामने आया कि झारखंड में खनन कंपनियों द्वारा 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनधिकृत खनन किया गया। यही नहीं, सिर्फ हेमंत सरकार के कार्यकाल में झारखंड की हजारों हेक्टेयर वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए हस्तांतरित की गई। एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने पर झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भरा जुर्माना। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के आदेश का पालन नहीं करने के कारण 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा है। ये मामला बेरमो के महुआ टांड़ में अवैध बालू उठाव से जुड़ा है। एनजीटी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए थे, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसका पालन नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप बोर्ड को जुर्माना भरना पड़ा। इससे पहले भी कई बार अवैध बालू उठाव के मामले सामने आ चुके हैं। जुर्माना देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे ये सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण पूर्वी क्षेत्रपीठ कोलकाता ने अपने आदेश दिनांक 18 अगस्त 2025 के तहत प्रतिवादी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और उक्त राशि रजिस्ट्रार राष्ट्रीय हरित अधिकरण कोलकाता के पास जमा करने का निर्देश दिया है। उक्त आदेश के अनुपालन में मात्र 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जा रहा है। झारखंड में सौर ऊर्जा शुल्क के नए नियम, लोड डिस्पैच सेंटर करेगा जांच। झारखंड विद्युत नियामक आयोग जीएसईआरसी ने सौर पीवी विद्युत परियोजना और सौर तापीय विद्युत परियोजना से बिजली खरीद के लिए नए शुल्क निर्धारण का नियम तैयार कर लिया है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना और सौर परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देना है। सौर परियोजना के कॉमर्शियल संचालन की तिथि से शुरू होगी और 25 वर्षों तक रहेगी। 10 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली अनिवार्य होगी, जबकि 10 मेगावाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए समय दर समय आधार पर टैरिफ निर्धारित किया जाएगा। आयोग सौर पीवी विद्युत परियोजना, फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं और सौर तापीय विद्युत परियोजना, सौर हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना और भंडारण सहित सौर परियोजनाओं के लिए समय दर समय के आधार पर परियोजना विशिष्ट टैरिफ निर्धारित करेगा। धनबाद निरसा में भू धंसान, 20 फीट गड्ढा बना, आंगनबाड़ी बंद होने से टला बड़ा हादसा। निरसा के शासन बेड़िया पंचायत के बेलचगी स्थित मुगमा बस्ती राय टोला में सोमवार देर रात अचानक जोरदार धमाके के साथ जमीन धंस गई और देखते ही देखते करीब 15 से 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि धंसान स्थल के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र दुर्गा पूजा की छुट्टियों के कारण बंद था, अन्यथा सामान्य दिनों में यहां पढ़ाई करने वाले मासूम बच्चे और आसपास खेलने वाले ग्रामीण बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ साल पहले यहां फारकेल भट्टा संचालित होता था। उस दौरान मिट्टी की कटाई की गई थी। बाद में सतही तौर पर मिट्टी डालकर भराई कर दी गई और सड़क निर्माण के लिए पेवर ब्लॉक भी बिछा दिए गए, लेकिन अंदर की खाली जगह को सही तरीके से नहीं भरा गया, जिसका नतीजा ये हादसा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह भू धंसान इस बात का सबूत है कि भराई सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए की गई थी। उन्होंने ईसीएल प्रबंधन से मांग की है कि नियमानुसार भराई कराकर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी बड़ी जानमाल की क्षति से बचा जा सके। झारखंड हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, जेलों में एचआईवी टेस्ट व इलाज के लिए 6 हफ्ते में बनाए नियम। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एचआईवी और एड्स प्रतिबंध और नियंत्रण अधिनियम 2017 के तहत जेलों में एचआईवी जांच और इलाज के लिए उचित दिशा निर्देश और नियम बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रस्ताव अदालत में पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान दिया। इस अपील में एक दोषित कैदी ने जेल में एचआईवी जांच करवाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि धारा 5 के तहत किसी व्यक्ति पर जबरन एचआईवी टेस्ट नहीं कराया जा सकता, लेकिन धारा 13 और 14 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे एचआईवी के रोकथाम और इलाज के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसमें एचआईवी से संबंधित जांच सुविधाएं, इलाज यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और संक्रमण नियंत्रण शामिल हैं। कोर्ट ने जोड़ा कि धारा 49 राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है ताकि अधिनियम को लागू किया जा सके। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और गृह जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य सरकार उचित उपाय करेगी। अदालत में दलील दी गई कि इस तरह के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ भी विचार विमर्श आवश्यक है। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ मिलकर दिशा निर्देश तैयार करे। यदि पहले से ही राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल संगठन NACO द्वारा कोई निर्देश दिया गया है तो उसका सही तरीके से पालन किया जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तिथि निर्धारित की। तब तक राज्य सरकार को अपने प्रस्ताव अदालत में पेश करने होंगे। 1/3 खाली पदों पर ही अभी नियुक्ति करेगी सरकार,
कार्मिक को कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्देश। राज्य सरकार फिलहाल 1/3 खाली पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का सैद्धांतिक फैसला किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव को भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्ताव तैयार कर उस पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि इससे पहले भी कार्मिक विभाग इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्मिक विभाग दूसरे विभागों में 1/3 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने का निर्देश नहीं दे सकता था। कार्यपालिका नियमावली के अनुसार एक से अधिक विभागों से जुड़े मामले में मुख्य सचिव की स्वीकृति या सहमति आवश्यक है। फिर क्रमवार ढंग से सरकार शेष रिक्त पदों के लिए विभागों से अधियाचना मांगकर जेपीएससी या जेएसएससी को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देगी। यहाँ मालूम हो कि वित्त विभाग के एक आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 1.5 लाख स्वीकृत पद खाली है। इस तरह 1/3 नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने पर वर्तमान में 40 से 50 हजार पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इनमें सबसे अधिक लगभग 38,000 प्राथमिक शिक्षा, लगभग 30,000 स्वास्थ्य एवं चिकित्सक शिक्षा विभाग, लगभग 29,000 गृह विभाग में पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को जोड़ दे तो इन चारों विभागों में ही लगभग 1 लाख पद खाली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक राज्य सरकार फिलहाल गैर योजना मद का बोझ लेने से बचना चाहती है। मालूम हो कि वेतन भत्ता जैसे खर्च गैर योजना मद में आते हैं। झारखंड में मतदाता सूची अब ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध, चेक करें अपना नाम। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वर्ष 2023 में हुए विशेष पुनरीक्षण के बाद तैयार मतदाता सूची को आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है। यह सूची अब ऑनलाइन सीईओ झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट ceoj.jharkhand.gov.in पर देखी जा सकती है। वहीं 18 सितंबर 2025 से सभी बीएलओ, एईआरओ और ईआरओ कार्यालय में इसकी प्रिंट कॉपी उपलब्ध होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच ले। जो मतदाता रोजगार या अन्य कारणों से राज्य से बाहर है और वहां की मतदाता सूची में जुड़ चुके हैं, वे अपने अपने राज्यों की सीईओ वेबसाइट पर भी नाम देख सकते हैं। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब पैन नंबर होगा अनिवार्य, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जैक का बड़ा कदम। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया है। यह निर्णय फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन को रोकने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। यह नंबर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र को आवंटित किया जाने वाला एक विशेष नंबर है और अब स्कूल से जुड़े हर काम के लिए इस नंबर का उपयोग करना आवश्यक होगा, चाहे वह परीक्षा का आवेदन ही हो, टीसी लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ। झारखंड सरकार की इस पहल से फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकेगी। पहले ऐसा होता था कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का पता नहीं लग पाता था, लेकिन अब इस नंबर के जरिए सरकार छात्रों का पूरा डेटा एक ही जगह पर स्टोर कर पाएगी। इस नंबर के जरिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद छात्रों को मिलने में आसानी होगी। इस नियम को सत्र 2025-27 से लागू कर दिया जाएगा, यानी 2026 में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय छात्रों को अपना पैन नंबर भरना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने भी सभी संबंधित स्कूलों को इस संबंधित आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। फ्लाईओवर बनने के बाद भी रांची में जाम की समस्या जस के तस, आमजन परेशान। रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या अब दैनिक संकट बन चुकी है। शहर के प्रमुख चौकों और सड़कों पर हर दिन घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक कई मुख्य सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। स्थिति ऐसी है कि चाहे कम दूरी हो या ज़्यादा, लोगों को कहीं भी समय पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके फिरायालाल चौक, सरजना चौक, लालपुर चौक, कचहरी रोड, रातू रोड और किशोरगंज चौक है। इन इलाकों में रोजाना जाम लगता है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बावजूद जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम की समस्या के कारण राहगीरों, छात्रों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं जाम के कारण एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त और कारगर कदम उठाने की मांग की है।
लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में रांची में आवागमन और भी दुश्वार हो जाएगा। दुर्गा पूजा और दिवाली में बूम पर रहेगा बाजार, बोनस से आएगा 3000 करोड़। दुर्गा पूजा और दिवाली में इस साल बाजार बूम पर रहेगा। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से बोनस के रूप में लगभग 3000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये राशि खरीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की जाएगी। इसमें से लोग 25 से 35% बचत भी करेंगे। रेलवे सहित अन्य सरकारी उपक्रमों से बोनस के रूप में लगभग 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दुर्गा पूजा में लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना है। राजधानी में भी लगभग 400 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना जताई जा रही है। इसमें कपड़े का कारोबार 40 से 50 करोड़ का होगा। इसके अलावा टूर और एंटरटेनमेंट में भी खर्च किए जाएंगे। वाहनों की बुकिंग और खरीदारी में 70 से 80 करोड़ रुपए खर्च की संभावना है। धनतेरस में आभूषणों पर लगभग 70 करोड़ खर्च होने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्सों में लगभग 50 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना है। मेडिकल ट्रीटमेंट और अन्य सुविधाओं में लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। धनतेरस में भी धन बरसेगा। राजधानी में दुर्गा पूजा के पहले से ही सभी तरह के प्रोडक्ट्सों की बुकिंग शुरू हो गई है। ज्वेलरी में लगभग 50 से 55 करोड़ के कारोबार की संभावना है। बाजार की जानकारों के अनुसार राज्य भर में लगभग 300 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी डीलिंग की भी संभावना जताई जा रही है। क्रॉकरी और स्टील के बर्तनों में भी लगभग 20 करोड़ के कारोबार की संभावना है। मिक्सचर और बिस्किट और चॉकलेट में लगभग 10 करोड़ का कारोबार होगा। इन तीनों में लगभग 300 वैरायटियां उपलब्ध कराई गई हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।